हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के आर्टिकल्स के ऊपर। मैंने एक वीडियो बनाया है, काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग था। मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हमने ये वीडियो देखना चाहते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। आर्टिकल 14, 15, 21, 28, 29, 30, 45, 350 एंड 351, ये सारे आर्टिकल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 क्या कहता है? The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of the India। क्या कहता है कि कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई किसी जाति का नहीं है। कानून की नज़र में सब बराबर। आपने देखा होगा कि कानून के आंखों पे काली पट्टी बंधी होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि कानून अंधा है। वो कोई भी डिफरेंस नहीं करता है लोगों में, कौन गरीब है, कौन गरीब है, कौन पिछड़ी जाति का है, ये सब कानून नहीं देखता है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। द राइट टू इक्वलिटी अप्लाइज टू ऑल द फॉरेनर्स एंड इंडियंस। सबके लिए बराबर है वो। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल पर्सन्स बिफोर द कोर्ट। द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बना के लिखने की कोशिश करी है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा ऑन द टर्म्स ऑफ वो किस रिलीजन को मानता है, किस जाति का है, किस जेंडर का है, कौन सी जगह का है, कौन से प्रांत का है। किसी भी इंसान के साथ हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place or birth or any of them. No citizen shall on grounds only of religion। मैंने डिफरेंट तरह से लिखने की कोशिश करी है ताकि आपको मीनिंग समझ में आए एग्जैक्टली क्या है। No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place or birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment। मतलब किसी के लिए भी कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कोई किसी जाति का है तो कहीं पर नहीं जा सकता, किसी प्लेस पे नहीं जा सकता, किसी कोई भी पब्लिक प्लेस अगर है वहाँ पे हर टाइप का इंसान जा सकता है, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स, प्लेसेस, जो जितने भी आपकी पब्लिक प्लेसेस हैं आप आराम से वहाँ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। किसी भी तरह का आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 15। उसके बाद हम देख लेते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 रीड्स एज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हर इंसान को जीने का अधिकार है और पर्सनल लिबर्टी, उसको आज़ादी का अधिकार है हर इंसान को। तो बेसिकली दो इसमें राइट्स की बात हो रही है आर्टिकल 21 के अंदर। पहला है आपका राइट टू लाइफ, दूसरा है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू हेल्थ, राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर। इट्स नॉट जस्ट कि आपको सांस लेने का अधिकार है, आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, आपको हेल्दी जीने का अधिकार है, आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में जीने का अधिकार है। ये सारे अधिकार आपको राइट टू लाइफ के अंदर मिलते हैं। राइट टू पर्सनल लिबर्टी, दोज राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट हैव लॉन्ग बीन रिकग्नाइज्ड एज बीइंग असेंशियल टू द ऑर्डरली परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस बाय फ्री मैन। आप आज़ादी से कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको आज़ादी से, खुशी से, सम्मान तरक जीने का अधिकार है सम्मान के साथ। और इसके अंदर कई और आपके राइट्स भी आ जाते हैं आर्टिकल 21 के अंदर। पर्सनल लिबर्टी के अंदर आपको
कानून की हेल्प लेने का अधिकार है, आपको लीगल एड लेने का अधिकार है, आपको अधिकार है कि आप कहीं भी फ्रीली ऑल ओवर द वर्ल्ड जा सकते हैं, आपको किसी की आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, आपको कोई बैन नहीं कर सकता, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई इंसान रिस्ट्रिक्शन लगा के या एक जगह पर आपको बांध के नहीं रख सकता। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, जब तक लॉ या कोई लीगल केस आपके ऊपर नहीं है तब तक आपको कोई भी रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रख सकता। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन। आपका आर्टिकल 21A बाद में ऐड हुआ है। द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन लेने का अधिकार है और स्टेट उनको ये मुहैया करवाएगा, उनको प्रोवाइड करवाएगा। तो ये कब हुआ था? इन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था। 86th अमेंडमेंट था ये, जो कि दिसंबर 2002 में हुआ था। उसके अंदर आर्टिकल 21A ऐड हुआ था फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स में आपका आर्टिकल 21A ऐड हो गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये एक्ट बना था और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था 2009 में और इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम अप्रैल 2010। ठीक है, हर बच्चे को अधिकार है फ्री शिक्षा लेने का और कंपल्सरी है ये कि आपको 6 से 14 साल तक आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आर्टिकल 45 क्या कहता है? बिफोर इनैक्टिंग आर्टिकल 21A as Constitution Amendment Act 2002, Article 45 was there to provide प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। देखिए, अभी जो आर्टिकल 21A ऐड हुआ था आफ्टर 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उससे पहले आर्टिकल 45 जो था उसके अंदर ये था कि आपको कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट, दिस 86th अमेंडमेंट, जब 21A ऐड हो गया आपके फंडामेंटल राइट्स में, उसके बाद आर्टिकल 45 को चेंज कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिए, आर्टिकल 45 अमेंडमेंट से पहले था कि कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए अंटिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट, आफ्टर 86th अमेंडमेंट, आर्टिकल 45 चेंज कर दिया गया बिकॉज आर्टिकल 21A में ये चीज़ डाल दी गई थी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए 6 से 14 साल तक के बच्चों को। तो उसके बाद जब चेंज हुआ 45, तो क्या हो गया? आफ्टर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 21A सब्स्टिट्यूटेड आर्टिकल 45। ठीक है, जो 45 के अंदर था वो 21A में डाल दिया गया था और वो फंडामेंटल राइट्स में ऐड हो गया था। अगेन द आर्टिकल 45 इज चेंज एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यू आर्टिकल which states the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। इसमें किसकी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात कर दी गई थी 45 आर्टिकल 45 में, कि 6 साल तक के बच्चों को जो आपके प्री स्कूल्स होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो मिलना चाहिए, बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए 6 साल से कम के बच्चों को और उनको पूरा केयर मिलना चाहिए। तो ये आर्टिकल 45 में ऐड हो गया था, नया आर्टिकल 45 बन गया था। सो नाउ आर्टिकल 45 सीक्स एजुकेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर्स और टिल रीचिंग 6 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये था आपका आर्टिकल 45। इसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपको आज़ादी होनी चाहिए। किस चीज़ की आज़ादी पे बात की गई थी? आपके जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माने आपके जो स्कूल्स हैं वहाँ पर आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रिलीजियस प्रेयर या रिलीजियस आपको पढ़ाई करवाई जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, इस पर बात की गई थी आर्टिकल 28 में। इसके अंदर 2 क्लोज थे, 3 क्लोज थे। पहला तो था नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। जो भी आपके सरकारी स्कूल्स, आप एक तरह से बोल सकते हैं, जो भी स्टेट फंड से चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट एड से चल रहे हैं, जो कम्प्लीटली मेंटेन्ड किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट के थ्रू,
तो उसमें किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी, किसी एक धर्म को लेके रिलीजियस प्रेयर्स नहीं होंगी, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा जो भी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। सेकेंड क्लोज इसमें था, नथिंग इन क्लोज 1 शेल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज़ एडमिनिस्ट्रेड by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution. सेकेंड क्लोज क्या कहता है आपका कि अगर आपका जो भी स्कूल है वो किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया है, चाहे उसको एडमिनिस्ट्रेशन उसका स्टेट के अंडर है लेकिन वो स्थापित किया गया है किसी भी पर्टिकुलर ट्रस्ट के द्वारा, तो वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती हैं। ठीक है, वहाँ पे क्लोज 1 अप्लाई नहीं होगा। क्लोज 2 ये है कि अगर वो किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया है तो वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की आप जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, थर्ड आपका क्लोज क्या है, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स shall be required to take part in any religious instructions that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or if such person is a minor his guardian has given his consent thereto cultural and education rights। अच्छा, ये क्या कहता है क्लोज 3 आपका, अगर आपका स्कूल को एड मिल रहा है, किसी भी प्रकार का पार्शल किसी तरह का एड आपको स्टेट फंड से मिल रहा है, आपको सरकार की तरफ से कोई पर्टिकुलर एड उस स्कूल में जा रहा है, तो वहाँ पर बच्चों को आप फोर्स नहीं करेंगे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में, रिलीजियस प्रेयर्स में शामिल होने के लिए। ठीक है, अब बच्चों की मर्ज़ी है, लेकिन अगर बच्चा माइनर है तो उसके पेरेंट्स का कंसेंट लेना भी ज़रूरी है कि उसको उस रिलीजियस प्रेयर में, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में शामिल किया जाए या ना जाए। तो पेरेंट्स का कंसेंट ज़रूरी है और कोई भी फोर्सफुल यहाँ पर नहीं है, बच्चों की मर्ज़ी है वो शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। तो ये आपका थर्ड क्लोज था। 3 क्लोज थे इसमें, एक में बिल्कुल नहीं है, एक में पार्शियल मतलब हो सकता है, बच्चों की मर्ज़ी आप उसमें पार्ट लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, माइनर है तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, और तीसरे हैं जो आपके टोटली ट्रस्ट के द्वारा आपको उस पर जो भी आपका पैसा है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट है वो ट्रस्ट के द्वारा है किसी, वहाँ पर आप रिलीजियस प्रेयर्स करवा सकते हैं। ठीक है, ये 3 आपके इसमें क्लोज थे आर्टिकल 28 में। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, इसमें क्या है, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट की बात की गई थी। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। हर सिटीज़न को ये अधिकार है कि वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, वो उसको राइट है कि उसको वो कंजर्व कर सके, उसको संजो के रख सके, उसको बढ़ावा दे सके। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग, जो भी आप इंडिया की टेरिटरी में जो भी सिटीज़न आपका रह रहा है, आपका इंडियन सिटीज़न है और किसी भी लैंग्वेज का है, किसी भी कल्चर का है, उसको अधिकार है कि वो उसको कंजर्व करके रख सके, अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को, अपनी स्क्रिप्ट को वो कंजर्व कर सके। दूसरा क्लॉज है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। आप किसी भी सिटीजन को, किसी भी बच्चे को मना नहीं कर सकते किसी भी सरकारी स्कूल में या किसी स्कूल को जिसको सरकार की तरफ से एड मिल रहा है, ऐसे स्कूल में आप बच्चों को एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते। आपको एडमिशन उनको देना ही पड़ेगा किसी भी बेसिस पे, लाइक रिलीजन या किसी पर्टिकुलर कास्ट या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी भी तरह का आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके 2 क्लॉज से आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 right of minorities to establish and administer educational institutions in the country. Right of minorities to establish and administer educational institutions in the country. इसमें क्या कहते हैं, 2 क्लोज है इसके अंदर। All minorities shall have the right to administer and establish educational institutions of their choice in the country. हर रिलीजन को, हर प्रांत के जो भी लोग हैं उनको ये अधिकार दिया गया था कि वो अपनी मर्ज़ी से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या अपनी मर्ज़ी से स्कूल खोल सकते हैं, अपने रिलीजन या अपने लैंग्वेज को लेके आप स्कूल खोल सकते हैं। आपको ये अधिकार दिया गया था ऑल माइनॉरिटीज़ को। ठीक है,
ऑल माइनॉरिटीज़, चाहे वो किसी रिलीजन को लेके हो या किसी लैंग्वेज को लेके हो, उनको ये राइट था कि वो एस्टैब्लिश कर सके, एडमिनिस्टर कर सके किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऑफ देयर चॉइस इन द कंट्री। सेकेंड क्ला, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय माइनॉरिटी इन ग्रांटिंग एड। स्टेट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी उनको एड देने के लिए। अगर किसी माइनॉरिटी के द्वारा, किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा, किसी रिलीजन के द्वारा कोई अगर आप स्कूल खोल रहे हैं तो सरकार उनमें कोई भेदभाव नहीं करेगी उनको किसी तरह का एड देने में। ठीक है, ये 2 क्लॉज थे आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 350 क्या कहता है? लैंग्वेज टू बी यूज इन रिप्रेजेंटेशंस फॉर रेड्रेस ऑफ ग्रीवियंसेस। Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the union or a state in any of the languages used in the union or in the state as the case may be. हर इंसान को, हर सिटीजन को ये अधिकार है कि अगर वो किसी भी तरह का लेटर लिखना चाहता है किसी सरकारी ऑफिस में, किसी भी सरकारी अथॉरिटी को किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करवाना चाहता है या कोई भी रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो वो अपनी मातृभाषा में वो लेटर लिख के दे सकता है। ठीक है, अपनी मातृभाषा में कंप्लेंट कर सकता है। ग्रीवियंसेस क्या है? आप कंप्लेंट कर सकते हो किसी भी ऑफिसर को या किसी अथॉरिटी को, किसी भी स्टेट की यूनियन को, अथॉरिटी को आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेजेस में यूज्ड इन द यूनियन और इन द स्टेट एज द केस में भी। ठीक है, आप अपनी भाषा में उनको लेटर लिख के या खत, जो भी आपको कंप्लेंट करनी है वो अपनी भाषा में आप दे सकते हैं। आर्टिकल 350A क्या कहता है? फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज। ठीक है, मदर टंग की फैसिलिटी देनी है प्राइमरी स्टेज तक। इट शैल be the endeavor of every state, of every local authority within the state to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके माइनॉरिटी एरिया है रिलीजन की उसमें या फिर लैंग्वेज के उसमें या किसी रीजन के उसमें, जो भी माइनॉरिटी आपके ग्रुप्स हैं उनको आपको ये स्टेट को सुनिश्चित करना है कि आप उनके मदर टंग में उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं कि वो उनके प्राइमरी लेवल तक की एजुकेशन है वो उनके मदर टंग में करवाई जाए। ठीक है, एंड द प्रेसिडेंट मे इशू सच डायरेक्शंस टू एनी स्टेट, और प्रेसिडेंट को भी ये अधिकार है कि वो किसी भी स्टेट को ऐसी डायरेक्शंस दे सकता है कि वो प्रॉपर इंतज़ाम करे, प्रॉपर नेसेसरी अरेंजमेंट्स करे, ऐसी प्रोविज़न, ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे कि आप उनके जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको उन्हीं की लैंग्वेज में आप प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, इसी के अंदर आर्टिकल 350B में था कि आर्टिकल स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, देयर शैल बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आप कोई स्पेशल ऑफिसर सुनिश्चित कर सकते हैं जो ये चेक करेगा, जो देखेगा कि माइनॉरिटीज़ को उनकी भाषा में, उनकी मातृभाषा में आप प्राइमरी एजुकेशन उनको प्राप्त हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्पेशल ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द safeguards provided for linguistic minorities under this constitution and report to the president। वो चेक करेगा कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनको उन्हीं की भाषा में आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जो भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट के सामने पेश करेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम, एंड प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट एंड द प्रेसिडेंट शेल cause all such reports to be laid before each house of parliament and sent to the government of the states। फिर वो ज़रूरी होगा तो वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने भी प्रेसिडेंट पेश कर सकता है, और वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर होगी तो उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट को भी वो जो लेटर है, जो भी रिपोर्ट है वो भेजी जाएगी कि वहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है और किस तरह की इम्प्रूवमेंट आपको करनी है। तो ये आर्टिकल 350B था। ये थे आर्टिकल्स आपके 350 तक। अब हम देखते हैं आर्टिकल 351, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा हिंदी लैंग्वेज को जोर डाला गया था, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 351 में। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, to develop it to so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India, and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius the
forms, styles, expressions used in Hindustani and in other languages of the India, specified in the 8th schedule, and by drawing wherever necessary or desirable for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages. बेसिकली क्या था कि ये ड्यूटी है आपके स्टेट की, आपके यूनियन की, टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल लाया गया था कि उसको आपको हिंदी लैंग्वेज को, हिंदी के जो हमारा कल्चर है, जो हमारे हिंदुस्तान की जो लैंग्वेज है, मेन जो हिंदी लैंग्वेज है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये आर्टिकल लाया गया था कि आपको उसको बनाए रखना है। उसकी जो एक यूनिकनेस है, उसके जो फॉर्म्स हैं, उसके जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो स्टाइल है, मेन जो हमारी हिंदी भाषा है, उसको आपको संजो के रखना है, उसको आपको अपने कल्चर में आगे बढ़ावा देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको यूज़ करें, और हो सके तो संस्कृत लैंग्वेज से जो उसकी जो पर्टिकुलर जो उसकी प्योर वोकेबलरी है, आप संस्कृत लैंग्वेज से भी उसको यूज़ करके उसकी वोकेबलरी को ला सकते हैं, ताकि वो जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो कहीं रह ना जाए। हम उसको टाइम टू टाइम हम उसको अपने आगे आने वाली जनरेशन को पास ऑन करते रहें, ताकि हमारी हिंदी लैंग्वेज को हम कल्चरली ट्रांसमिट कर सकें। ठीक है, उसको हम अपनी उसकी जो वोकेबलरी है, वो जो मेन जो संस्कृत लैंग्वेज से वोकेबलरी है उससे ली जाती है, तो उससे भी हम ले सकते हैं उसकी वोकेबलरी, और उसको हमें आगे जितना ज़्यादा हो सके उसको बढ़ावा देना है। तो हिंदी लैंग्वेज पे मेन जोर डाला गया था आर्टिकल 351 में। ठीक है, ये थे आपके आर्टिकल्स, जो मेनली आर्टिकल्स आपके आ जाते हैं एग्जाम से भी। 2-3 आपके जो शॉर्ट नोट्स में हैं उसमें आपको 2-3 आर्टिकल्स पूछ ले जाते हैं कि इनको आप एलेबरेट करके रख सकते हैं। तो अगर आपको जिस्ट पता होगा, अगर आपको नॉलेज पता होगा एग्जैक्टली कि किस आर्टिकल में क्या बोला गया था, तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आर्टिकल्स आपको समझ आ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। फिर भी आपको अगर कुछ लगे कि ऐसा कुछ दिक्कत है, आपको कहीं कुछ कन्फ्यूजन लगा है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए। मैं उस पर कोई अलग से भी आपको वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच दिस फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।